गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने जो है क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 5 न्यायपालिका, इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। न्यायपालिका सरकार का वह अंग जो विवादों का निपटारा करता है। तो न्यायपालिका का जो मुख्य काम है, मतलब विवादों का निपटारा करना इसका मुख्य काम है। न्यायपालिका के स्तर, भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर है। तो हमारे देश के अंदर न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। सबसे पहला निचली अदालतें जो जिला स्तर पर पाई जाती हैं। उच्च न्यायालय ये जो है राज्य स्तर पर पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर पाया जाता है। तो न्यायपालिका के जो है हमारे देश के अंदर 3 स्तर इस प्रकार से हैं। न्यायिक समीक्षा, न्यायालय को किसी कानून की संविधान की कसौटी पर समीक्षा करने का अधिकार। यानी कि जो न्यायपालिका है, न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि न्यायपालिका के द्वारा किसी भी कानून को जो है संविधान की कसौटी पर परखने का जो अधिकार न्यायिक समीक्षा कहलाता है। संविधान का अनुच्छेद 21, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो हमारे देश का जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वो जो है मनुष्य की जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में है। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना जो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है। तो जो फौजदारी कानून है वे जो है ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जिसे जो है अपराध माना जाता है। दीवानी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होती है। तो दीवानी कानूनों के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति विशेष के जो अधिकार है उनका जो है उल्लंघन या अवहेलना शामिल होती। तो ऐसे अधिकारों, ऐसे जो मतलब जो कानूनों को जो है दीवानी कानून कहा जाता है। जनहित याचिका, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संस्था है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो जो है न्यायालय के अंदर जनहित याचिका जो है दायर कर सकता है। ये मानव का या किसी भी संस्था का जो है उसका मूल अधिकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायपालिका पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न होना। यानी कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार के जो दूसरे अंग है, चाहे वो विधान पालिका चाहे वो कार्यपालिका है, न्यायपालिका के ऊपर इनका किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इंसाफ में विलंब या देरी, कई बार अदालत में मुकदमे इतने लंबे खिंच जाते कि मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, तब उसे इंसाफ मिलता। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से कई वर्ष लग जाते हैं फैसले होने में। तो कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति की ओर से मुकदमा दायर किया जाता है वो व्यक्ति को जो है 30-40 वर्ष जो है मुकदमा लड़ते लड़ते हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो उस दुनिया के अंदर नहीं होता है और तब जो है उसके जो फैसला होता है, उसके मुकदमे का फैसला होता है। तो इस प्रकार का जो विलंब है, जो देरी है, वो जो है इंसाफ में विलंब या देरी जो है कहलाती है। तो इस प्रकार के विलंब या देरी से जो है मनुष्यों को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो बेटा ये तो थे आपके लेसन इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें। अब देखिए प्रश्न, कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। यानी कानून को लागू करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का मुख्य काम है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो आपकी राय के अंदर इन कामों को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव न होना क्यों जरूरी है? न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है।
सरकार के 3 अंग हैं, जिनमें न्यायपालिका जो है सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह कानून को कायम रखता है। तो न्यायपालिका जो है कानून को कायम रखने का काम करती है, उसको बनाए रखने का काम करती है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। न्यायालय के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है। न्यायपालिका को संविधान की रक्षा कहा जाता है। तो संविधान की रक्षा करने वाला जो है अंग भी जो है न्यायपालिका को कहा जाता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व है। आज के समय के अंदर, आज जो लोकतंत्र है, आज के समय के अंदर न्यायपालिका का विशेष महत्व है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है कि न्यायाधीशों पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है जो हमारे न्यायाधीश है उनके ऊपर कार्यपालिका के अधिकारियों का किसी प्रकार से कोई नियंत्रण न हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का जो है कार्यपालिका के अफसरों का, कार्यपालिका के अधिकारियों का जो है किसी प्रकार का कोई दबाव न हो। इसके लिए यह जरूरी है कि पूर्ण योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि जो व्यक्ति योग्यता रखता है, जिस व्यक्ति में योग्यता होती है, ऐसे व्यक्ति को ही जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। उसको उचित वेतन तथा भत्ते दिए जाए, उसको जो है उचित वेतन दिया जाए, साथ में भत्ते भी दिए जाए तथा उसके जीवन एवं कार्यकाल की सुरक्षा हो और उसके जीवन की, उसके कार्यकाल की जो उसे सरकार की तरफ से जो है सुरक्षा की जिम्मेवारी हो और वे अवकाश प्राप्त करने पर किसी न्यायालय में वकालत न कर सके। इसके साथ साथ जो न्यायाधीश होते हैं जब वे रिटायरमेंट हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय के अंदर जो है उनके द्वारा जो है वकालत के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका के होते ही नागरिक को निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिक को जो है न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसके लिए जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है तथा संविधान की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है। और हम स्वतंत्र न्यायपालिका को न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाकर ही हम अपने देश की, अपने संविधान की गरिमा को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, यानी पाठ 1 के अंदर मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर से पढ़े, उसे दोबारा पढ़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ, यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो दूसरे अधिकारों से क्यों महत्वपूर्ण है, न्यायिक समीक्षा से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है? हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए। हमारे संविधान के अंदर जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो है अधिकार भारतीय संविधान के अंदर देश के हर नागरिक को दिए गए हैं। लेकिन जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अन्य अधिकारों से महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के बिना मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अगर यह अधिकार नहीं होगा तो बाकी के अधिकारों का कोई महत्व नहीं होगा। इस अधिकार के बिना दूसरे अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को इस बात का अधिकार देता है, तो यह अधिकार नागरिकों को इस बात की गारंटी देता है यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों में इंटरफेयर करने की कोशिश की जाती है या उनका हनन करता है या उनका शोषण करने की कोशिश की जाती है तो वह नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से वह व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अंदर जो है अपील दायर कर सकता है, जा सकता है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मूल अधिकारों का रक्षक होने के नाते एक अति विशिष्ट अधिकार है। इसलिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये जो हमारे दूसरे अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये जो है महत्वपूर्ण अधिकार है, अति विशिष्ट अधिकार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नीचे तीनों स्तरों के न्यायालय को दर्शाया गया है। नीचे जो है तीनों तरह के न्यायालय के बारे में बताया गया है। प्रत्येक के सामने लिखे कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। हर एक के बारे में ये बताना है कि जो सुधा गोयल का मामला था उसके बारे में हर न्यायालय के द्वारा क्या फैसला दिया गया। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें।
तो उत्तर देखिए निचली अदालत। सबसे पहले हम निचली अदालत के बारे में बात करते हैं। निचली अदालत ने सुधा के पति लक्ष्मण, सुधा की सास शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया। तो जो सबसे निचली अदालत है, जिला अदालत है, उसने जो है सुधा के पति लक्ष्मण को, उसकी सास शकुंतला को और उसके जेठ सुभाष चंद्र तीनों को जो है दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई और तीनों को जो है मौत की सजा सुना दी। उच्च न्यायालय 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। तो क्या हुआ कि निचली अदालत ने तो जो है उनको मौत की सजा सुना दी। उसके विरुद्ध में जो है इन तीनों ने जो है 1983 के अंदर जो है उच्च न्यायालय के अंदर अपनी अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद, यानी कि दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुने गए, उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि, तो दोनों तरफ के जो वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। उसने फैसला दिया कि सुधा की जो मौत थी वो एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। तो सुधा जो है एक मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से, उसके फटने से जली थी। अदालत ने तीनों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने जो है तीनों आरोपियों को जो है इसमें बरी कर दिया। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। तो उच्च न्यायालय के खिलाफ जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स, इसने जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है अपील दायर की। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवाई की। तो 1985 के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इसके ऊपर सुनवाई की। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया 1985 के अंदर, वो फैसला जो है उच्च न्यायालय से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों के तर्क सुनने के बाद जो है लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन जो उसका जेठ था सुभाष चंद्र, वो जो है आरोप मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे। क्योंकि सुभाष चंद्र के विरुद्ध कोई जो है ऐसा सबूत नहीं मिला था जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो इस तरह जो सर्वोच्च न्यायालय ने जिला स्तर, राज्य स्तर के जो न्यायालय है उनसे अलग फैसला दिया और जो मां और बेटे दोनों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई। तो बेटा आज आपको क्वेश्चन 3 समझा दिए हैं। बाकी का जो भी बचता आपका वो जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। आप सभी बच्चों ने इसे जो है अच्छी तरह देखना है और ये जो प्रश्न करवाए गए ये याद भी करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।